ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। शिरडी में एक कुम्हार परिवार रहता था। कुम्हार मतलब मट्टी के बर्तन बनाता था, चाक पर। पति पत्नी में उनमें लड़ाई हो रही थी। क्यों लड़ाई हो रही थी? कुम्हार जो है काम धंधा नहीं करता था। कभी इस साधु के पास जा, कभी किसी बाबा के पास जा, कभी किसी बाबा के पास जा, और जो बाबा जैसी पूजा पाठ बताते पर वो उसमें लगा रहता था, काम धंधा नहीं कर रहा था। इच्छा थी उसकी कि एक बहुत बड़ा धनवान आदमी बन जाए वो, इसलिए वो उपाय ढूंढता फिरता था। तो पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे। उसके हाथ में कृष्ण जी की मूर्ति थी, वो घर लेकर आया था। पत्नी के पूछने पर उसने बताया कि बाबा ने कहा कि आज घर पर कृष्ण जी की मूर्ति ले जा बाजार से और उसकी पूजा कर, तब तो धनवान बनेगा। बाबा अपना भिक्षाटन से भ्रमण करते हुए आ रहे थे। उसकी पत्नी ने बाबा को रोक लिया। साईं, आप ही बताओ, आप ही समझाओ कि रोज नया इनका ड्रामा रहता है। कभी कुछ उठा लाते हैं, कभी कुछ उठा लाते हैं, काम धंधा करते नहीं। बाबा ने पूछा उससे, कुम्हार से, भाई ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा, साईं, मैं ऐसे ऐसे धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूँ, और जो, चलो आप ही बताओ मैं किस देवता की पूजा करूं जिससे मैं धनवान बन जाऊं। बाबा ने कहा, ये तू जिस मकान में रह रहा है, ये तूने बनवाया ना? कि हाँ। इसी काम से बनवाया ना? कि हाँ। कि पब्लिक मेरे बर्तन खूब पसंद करती है, मेरे बनाए हुए बर्तन मांगती है। लेकिन साईं, इससे क्या होता है? थोड़ी सी रकम। बाबा ने कहा, इसी रकम को जोड़ के तो तूने बनाया। कि चल ठीक है, तेरी बात बड़ी सही कि तू पूछ रहा है कि किस भगवान की पूजा करूं। ठीक है, आंख बंद कर, या बिल्कुल ध्यान मग्न होकर आंख बंद कर, और उसके बाद तुझे तेरा भगवान नजर आएगा जिसकी तुझे पूजा करनी है। उसने आंख बंद की, कुछ बाबा की कृपा, ख्यालों में खो गया, और देख के आ रहा है कि चाक के ऊपर अपने बर्तन बना रहा है। मट्टी के बर्तन जिस चाक पर बैठ के बनाता था, उस पर बर्तन बना रहा है। कुछ देर बाद उसने आंख खोली, बाबा से कहने लगा, साईं, मुझे तो कोई भगवान नजर नहीं आए, मुझे तो चाक नजर आया जिसके ऊपर मैं बैठ के बर्तन बना रहा हूं। बाबा ने कहा, कण कण में भगवान है, हर चीज में भगवान है। तुझ में भगवान है, मुझ में भगवान है, तेरी पत्नी में भगवान है, और जो काम को कर रहा है वही सबसे बड़ी पूजा है। बाबा ने कहा है, बाबा ने एक बार नहीं 50 बार कहा है, कर्म ही पूजा है। आप किसी काम को मेहनत से कर रहे हो तो भगवान भी उससे खुश होता है, उसका फल आपको अवश्य देता है। तो बाबा ने उसे समझाया कि भाई, तेरा तो भगवान ये चाक है, इसकी पूजा कर, इस पे बर्तन बना, यही तुझे मन की शांति देगा, यही तुझे आगे तरक्की की राह दिखाएगा। उसकी समझ में आया। ने कहा, ठीक है साईं, जैसा आप कह रहे हैं आगे से, आज से ऐसा ही करूंगा। अब आगे चलते हैं। इधर कुलकर्णी महाराज अपने बेटे केशव को विदेश भेजने की तैयारी में है। उसे इंग्लिश का ट्यूशन वगैरह लगा दिया, अंग्रेजी बोलनी चालू कर दी केशव ने। बाबा गांव वाले, पाटिल जी, मालसापति जी मारुति मंदिर में बैठे हुए हैं। इतने में एक सजी धजी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आकर मारुति मंदिर के सामने रुकती है। उसमें एक सेठ, उनका पर्सनल असिस्टेंट नंदलाल, और एक गाड़ीवान
गाड़ी चला के लाए, मंदिर के सामने गाड़ी रुकी, नंदलाल उतरे, फल मिठाई लड्डू ये वो लेकर सब थालों में भर भर के मारुति मंदिर में प्रवेश किया। पीछे पीछे सेठ जी भी पहुंच गए। सेठ जी का नाम था रत्नाकर सेठ। मंदिर में पहुंच गए, पहुंच के किसी से कुछ नहीं पूछा, फूल चढ़ाए बाल हनुमान जी को। उसके बाद मालसापति जी को आदेश दिया, पंडित जी भोग लगाइए। उसके बाद भोग भी लग गया। उसके बाद रत्नाकर जी ने आदेश दिया अपने असिस्टेंट को कि नंदलाल जी बांट दो। नंदलाल जी ने, सभी गांव वाले थे, सब में बांट दो। उन्होंने भरी हुई थाली चांदी के सिक्कों की बांटनी चालू कर दी गांव वालों में। अब गांव वाले तो गांव वाले रहते ही हैं, कैसे भी हो, वो सब सिक्के लेने की होड़ में एक के ऊपर एक उछलने कूदने लगे। उसी बीच में एक वृद्ध व्यक्ति था, बेचारा गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे दे दो, मेरी पत्नी ने कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे दे दो। लेकिन वो सिक्का तो नहीं ले पाया और उल्टा वो गिर गया। उधर भीड़ को छटके जब आखिरी सिक्का बचा, उसको लेके नंदलाल बाबा के पास पहुंचता है कि ले फकीर, बहुत नसीब वाला है, एक ही सिक्का बचा है, ये तेरा। बाबा ने कहा, मैं इस सिक्के का क्या करूंगा। और बाबा ने सिक्का अस्वीकारते हुए पहुंचे इस वृद्ध व्यक्ति के पास जो गिर गया था। उससे पूछा, भाई क्या हुआ। उसको उठाया, सहारा दिया। उस वृद्ध व्यक्ति ने बाबा से पूछा, साईं वो तुम्हें सिक्का दे रहा था, तुम दिन दोपहरी भर भिक्षा मांगते हो जब पेट भरते हो, वो सिक्का मिल जाता तो तुम्हारी द्वारका माई में भी कुछ सुधार हो जाता और कुछ खान पान का भी आपकी व्यवस्था हो जाती। बाबा ने कहा, मेरा कोई सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, तुम बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है, कैसे बीमार हो, क्या हो। उसने कहा, साईं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं वक्त का सताया हुआ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, व्यापार है, सब कुछ है, हम पति पत्नी हैं, 2 बेटे हैं, उनकी 2 बहुएं हैं, उनके बच्चे हैं, व्यापार का बंटवारा चाहते हैं, घर का बंटवारा चाहते हैं बच्चे। अब समस्या ये है कि कोई भी बेटा एक साथ हमें पति पत्नी को रखना नहीं चाह रहा। एक कहता माँ मैं रख लूँ, एक कहता है पिता मैं रख लूँ। अब साईं बताओ, मैं इस बुढ़ापे में अपनी पत्नी को कैसे अकेला छोड़ दूँ। बाबा ने कहा, समस्या तो गंभीर है। बाबा ने कहा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। बाबा उनके घर पहुंचे, उनके बेटों से परिचय कराया। जानते थे गांव के ही व्यक्ति थे, तो बेटे कहने लगे साईं से, साईं इस मामले में हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें कुछ सुनाने नहीं आया, शौक से बंटवारा करो। लेकिन मैं तो इतना कह रहा हूं कि बंटवारा शौक से करना, लेकिन बंटवारा करने से पहले मैं तो निमंत्रण देने आया हूं द्वारका माई में तुम्हारे पूरे परिवार की। आज दोपहर का खाना है, खाना खा लो दोपहर का, साथ में सम्मिलित होके माता पिता दोनों भाई, उनकी पत्नी, बच्चे सब मिलके खाना खा लो। उसके बाद अपने अपना बंटवारा कर लेना। कुछ सोचने के बाद दोनों बेटों ने हामी भर दी, बहुओं ने भी भर दी। वृद्ध व्यक्ति तो लाचार था ही। खैर जी, सब पहुंच गए द्वारका माई। बाबा ने, जैसा कि हमेशा बाबा का भंडारा खिचड़ी से होता था, बाबा ने खिचड़ी वहीं तैयार की द्वारका माई में और सबके आगे पतले रख दी। खाना भी परोस दिया पतलों पे। अब बाबा ने कहा, भाई खाना खाने से पहले अगर आप लोगों की इच्छा हो तो एक खेल खेलना चाहते हैं, उससे
उस खेल में जो जीतेगा उसे माँ बाप को नहीं रखना पड़ेगा अपने साथ, दूसरा रखेगा। दोनों बेटे हंसी राजी राजी तैयार हो गए। लेकिन साईं खेल क्या है? बाबा ने कहा ठीक है बता रहा हूँ खेल क्या है। बाबा ने दोनों के सीधे हाथ में एक लकड़ी बांध दी, बिल्कुल हाथ को सीधा कर दिया, लकड़ी बांध के कि अब इस बंधे हुए हाथ से जो सबसे पहले खाना खत्म करेगा उसकी जीत होगी। अब भला हाथ को अगर सीधा करके उस बांध दिया जाए तो उससे आदमी कैसे मुंह तक ले जाएगा? खा ही नहीं सकता। जब तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, नहीं कि साईं ये भी कोई खेल हुआ, कैसे खा सकते हैं? बाबा ने कहा तसल्ली रखो। बाबा ने उसके माता पिता को, बुढ़े बुढ़ियों को आदेश दिया कि अब तुम खा के बताओ। बुढ़े ने जब हाथ बंधे हुए हाथ से सीधे अपनी बुढ़िया को खाना खिलाया, बुढ़िया ने बुढ़े को खाना खिलाया। इतना देख के तो दोनों बेटों की समझ में आ गया कि हाँ खाना कैसे खाना है। अब खाना खाते खाते दोनों का किले शिकवे दूर हो गए बेटों के। खाना खत्म होते होते एक दूसरे के मन से बैर निकल गया, वरना एक दूसरा ही चाह रहा था, सोचता था कि बड़ा भाई छोटे भाई का हिस्सा खा जाएगा अगर एक साथ रहेंगे। बड़ा सोचता था कि माँ बाप इसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसे ज़्यादा दे देंगे। वो खाना खाते खाते द्वारका माई में दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए और पूरा परिवार बिना किसी बंटवारे के एकत्रित होकर अपने घर लौट लिया। बाबा ने कहा एकता में ही बरकत है। अगर आप दो जने एक साथ काम कर रहे हो, एक साथ रह रहे हो, पूरा परिवार एक साथ रह रहा है, उसमें ज़्यादा सुकून है। इस तरह से बाबा ने उनको वहाँ से विदा किया। अब जो रत्नाकर सेठ मारुति मंदिर में सिक्के बांट रहा था, वहीं गांव में किसी ग्रामीण का मकान खरीदने के लिए पहुंचा। पहले तो ग्रामीण मना करता रहा, उसके बाद उसने ढेर सारा सिक्के देने के एवज में उसने अपना मकान रत्नाकर सेठ को दे दिया। उसके नौकर नंदलाल ने पूछा, सेठ जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जो मकान 50 सिक्कों में मिल जाना था उसके बदले आपने 500 सिक्के से दिए। रत्नाकर कहने लगा, नंदलाल तुम्हारी समझ में ये नहीं आएगा, केवल मुझे ना मंजूर नहीं है, ना अगर किसी की ना हो गई तो भले ही मुझे 10 की जगह 20 खर्चने पड़ जाए, उस ना को हाँ में बदलवाना मुझे आप पसंद है। इधर कुलकर्णी के आदमियों ने कुलकर्णी को खबर दी कि जी ऐसे ऐसे कोई सेठ बाहर से आया है और खूब चांदी के सिक्के बांट रहा है गांव वालों को। वह कुलकर्णी तो बाग बबूला हो गया, उसने तो कभी एक आना नहीं बांटा गांव वालों को, उसके सामने कोई इतनी रईसी झाड़ के दिखा है। खैर कुलकर्णी अभी चिल्ला ही रहा था अपने नौकरों पे, कौन है, कैसे है, क्या नाम है, गधो तुमने उसका नाम भी नहीं पूछा। इतने में रत्नाकर ने कुलकर्णी वाले में प्रवेश किया। कुलकर्णी सरकार, रत्नाकर नाम है मेरा। कुलकर्णी उसे अपने दरवाजे पे देख के अचंभित भी हुआ, हैरान भी हुआ। उसकी वेशभूषा शहर से आया था। उसने कहा, ऑस्कर मील का नाम तो तुमने सुना ही होगा, मैं उसका मालिक हूं। बस साथियों मुझे तो पता नहीं ऑस्कर मील क्या थी, लेकिन हाँ उस जमाने में ऑस्कर मील हुआ करती थी। कपड़े की मिल थी, शुगर मिल थी, कपड़े की मिल थी, उसका मालिक था रत्नाकर। तो कुलकर्णी वाड़े में घुस गया। उसने इजाज़त मांग के, अगर आपकी आज्ञा हो तो अंदर आऊँ। कुलकर्णी ने कहा, हाँ भैया आज्ञा है तो इससे परिचय तो करना ही पड़ेगा। पहुंच गया। उसके बाद वो कुलकर्णी के यहाँ फल, मिठाई, कपड़े, गिफ्ट वगैरह सब कुलकर्णी के पूरे परिवार के लिए लेकर गया कि ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। किस कुलकर्णी सरकार आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हूँ। कुलकर्णी ने कहा, वह तो सबसे ठीक है, लेकिन मुझे मेन मकसद बताओ, तुम्हारा आने का यहाँ गांव में मकसद क्या है? तुमने 50 रुपए का माल 500 रुपये में उसका घर खरीदा,
उसकी मुझे खबर मिली, तुम्हारा मकसद क्या है, मकसद बताओ। तो उसने कहा मैं कुलकर्णी सरकार में यहाँ मिल डालना चाहता हूँ, कपड़ा मिल। इसके लिए मुझे 200 एकड़ जमीन की जरूरत है और वो आप ही दिला सकते हैं। कुलकर्णी ने कहा वो 200 एकड़ जमीन चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए सरकारी परमिशन लगेगी। मैं शिरडी का मालिक जरूर हूँ, लेकिन परमिशन तो सरकार की लगेगी कुल मिल डालने के लिए, तो पहले परमिशन लेके आओ, उसके बाद बात करेंगे। उसने कहा ठीक। उसके बाद कुलकर्णी ने कहा और ये जो सामान लेकर आए हो ना, साड़ी मिठाई ये सब वापस लेकर जाओ। भिखारी समझा मुझे? अरे मैं कुलकर्णी सेठ हूँ, कुलकर्णी सरकार हूँ, यहाँ का राजा। उसने कहा कुलकर्णी सरकार, ये सब सामान मैं आपके लिए लाया था, तो आपका हो गया, आपको दे दिया, आपका हो गया, अब आपकी इच्छा, आप इसे फेंको रखो, ये आपकी इच्छा। और मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, जल्द, बहुत जल्द सरकारी परमिशन के साथ आपसे मिलूंगा। कुलकर्णी कहने लगा 200 एकड़ जमीन पता है कितने की है? तब उसने कहा आपको पता है ऑस्कर मिल क्या है? गांव से बाहर निकलिए और उसके बाद मालूम कीजिए मेरे बारे में ऑस्कर मिल क्या है। मैं ऑस्कर मिल का मालिक हूँ, मेरे लिए ये 150 चिल्लर की बात ना करें, इसमें आपका भी फ़ायदा होगा। मिल डलेगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा। गांव वाले तो बेचारे ज़्यादा नौकरी करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा कुलकर्णी सरकार आपका होगा। और मैं फ़िलहाल प्रस्थान कर रहा हूँ, अगली मुलाकात परमिशन के साथ करूँगा। तो दोस्तों, रत्नाकर सेठ कुलकर्णी को चैलेंज करके चला गया। कुलकर्णी तिल मिलाया तो बहुत, लेकिन क्या कर सकता था। तो साथियों, रत्नाकर सेठ का आगमन हो गया। अब आगे का किरदार रत्नाकर सेठ, कुलकर्णी, बाबा, कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।